हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिजिक्स के क्लास 3 में दोस्तों यहाँ पर हम यांत्रिकी अर्थात दोस्तों द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति आदि से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं सारे एमसीक्यू के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों यह जो वीडियो है ये एसीएफ दोस्तों जो छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा एसीएफ और रेंजर का दोस्तों यहाँ पर रेंजर रीजन का दोस्तों वैकेंसी निकाला गया है। साथ ही दोस्तों इसे एनटीपीसी रेलवे का दोस्तों जो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण यह वीडियो है। आप दोस्तों इन सभी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आप जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स का यह क्लास 3 है जिसमें हम यांत्रिकी में द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, गति, ऊर्जा, गति से जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर एमसीक्यू बन सकते हैं सारे एमसीक्यू के यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा यह पहला क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है तो ये किस प्रकार सहायता करता है? तो ऑप्शन इसका बी सही है। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साथ ही इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल का प्रयोग करके ही उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाती है। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। व्यक्ति की गहरी सांस लेने या सांस बाहर छोड़ने दोनों ही परिस्थिति में तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो वॉशिंग मशीन है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपकेंद्रण सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। यहाँ पर दोस्तों जो प्रक्षालन मशीन है यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसको यहाँ पर बताना है ऑप्शन ए, अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्थात दोस्तों प्रक्षालन मशीन अर्थात जो वॉशिंग मशीन है इन्हीं को ही प्रक्षालन मशीन कहा जाता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रक्षालन मशीन अर्थात दोस्तों वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली अपकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यहाँ पे दोस्तों जितने भी राशि दिए गए हैं इनमें से कौन सा सदिश नहीं है उनको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयतन। यह दोस्तों एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। यहाँ पर विस्थापन सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, वेग भी यहाँ पर सदिश राशि है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि क्या होता है अदिश और सदिश राशि। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। बल, वेग, त्वरण, यहाँ पर दोस्तों बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशि हैं, जबकि दोस्तों आयतन जो है ये अदिश राशि है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? यहाँ पर दोस्तों कौन सा है जो सदिश राशि है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये, संवेग एक सदिश राशि है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सदिश राशि संवेग तथा अदिश राशि है कार्य, ऊर्जा, दाब। कार्य, ऊर्जा, दाब ये दोस्तों क्या है? तो ये अदिश राशि है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? यहाँ पर दोस्तों कौन है जो सदिश राशि है तो उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए सी। यहाँ पर दोस्तों जो विस्थापन है यह एक सदिश राशि है, बाकी समय, दूरी, चाल ये अदिश राशि है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है। जैसे संवेग, बल, त्वरण, विस्थापन आदि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई विस्थापन कहलाती है, अर्थात विस्थापन एक
सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान प्राप्त होती है। यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात दोस्तों संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और इसका दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पर ये पक्षांतर होगा, इसलिए यह द्रव्यमान अर्थात संवेग बटे वेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बल गुणनफल है। यहाँ पर दोस्तों जो बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर होता है बल, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण में बल वह धक्का अर्थात खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, अर्थात बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अर्थात दोस्तों इसका जो होता है बल अर्थात एफ, और दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान एम तथा त्वरण एक्सीलरेशन ए, अर्थात दोस्तों इसका जो सूत्र है ये यही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई का माप की इकाई में होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। स्पष्टीकरण देखते हैं क्वेश्चन का। घन का आयतन दोस्तों यहाँ पर है आयतन बराबर L3, जहाँ L घन की एक भुजा है। घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर 6L² है तथा प्रश्न अनुसार दोनों आपस में समान है। इस प्रकार L3 तथा यहाँ पर 6L²2, बाकी दोस्तों इस तरह से इसको आगे यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर L बराबर 6 से प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशा है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन, हवाओं में दोस्तों जो हवाओं की ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर है हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा अर्थात दोस्तों जो वाइंड में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति अर्थात दोस्तों वाइंड पावर है। वाइंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यहाँ पर क्वेश्चन के स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे झुक जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों स्थिरता का जड़त्व के कारण एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाती है। इसका कारण स्थिर का जड़त्व है, स्थिरता का जड़त्व। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। यात्री ट्रेन के एकाएक चलने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में है। यदि यह हिस्सा गाड़ी के चलने के साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहने का प्रयत्न करता है, फलतः यात्री शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाती है। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर कथन ए दिया है, कथन ए में, और दोस्तों यहाँ पर कारण आर दिया गया है, जिसको माध्यम से यहाँ पर कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। एक दोस्तों पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि किसी
तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। इस तरीका दोस्तों यहाँ पर ये दोनों कथन सही है, लेकिन एक दोनों का स्पष्टीकरण नहीं करता है। इस तरीका से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने में गति ला सकता है। सीटी बजाने के लिए एक व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम समूह विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण आर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर उल्लेखित है, जो कि पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होती है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण भी हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षाकृत कम घर्षण होता है तथा उस पर चलना सड़क से चलने की तुलना में काफ़ी कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा कथन एक दिया है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका दोस्तों जो निष्कर्ष है इसके निम्न ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर बताना है, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि एक गाड़ी चलने के बाद उसमें घर्षण कम हो जाता है। इस तरीके से इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदता है और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकती है। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10 गुना। यहाँ पर क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं कि व्याख्या इसे किस प्रकार हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। माना कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान m है तथा नाव का द्रव्यमान n है। नाव प्लस व्यक्ति का कूदने का पूर्व संवेग कितना है, तो ये 0 है। यदि व्यक्ति कूदने के उपरांत दोनों का संवेग अर्थात व्यक्ति का संवेग कितना है, m गुणित 5 माइनस n गुणित 0.5, अर्थात दोस्तों इसे आगे सॉल्व करेंगे तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार m गुणित 5 माइनस n गुणित 0.5 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से सॉल्व होता है। फिर यहाँ पर देखिए n बटे m बराबर 5 बटे, फिर यहाँ से दोस्तों इसको पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 0 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट हट गया, तो फिर 5 से एक बार और यहाँ से दोस्तों 5 से 10 बार। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर 10, ये आंसर सही होगा। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी बराबर होगा। यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है तथा उनमें समान अवरोधक बल लगाए जाने पर वे समान दूरी पर ही रुकेगी, अतः x, y और z आपस में बराबर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पहिया पर प्रतिक्रिया आर है, जबकि सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा।
इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आर, यह आर से कम होगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। किसी वस्तु में गति घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यहाँ पर हमारा देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परवलय वक्र के आकार लेगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव के कारण परवलय वक्र का आकार ग्रहण कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों एक कथन दिया है, उससे यहाँ पर विचार करना है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। यहाँ से दोस्तों जो अंदर के पहियों पर उल्टेगा तथा बाहर की ओर फिसलेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3। यह जो कार है दोस्तों ये अंदर के पहियों पर उल्टेगा तथा बाहर की ओर फिसलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो tan थीटा अनुपात यहाँ पर भी स्क्वायर तथा आर जी है, जहाँ पर दोस्तों जो थीटा है अभिलंब से झुकाव है, आर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है और यहाँ पर भी जो गाड़ी का वेग है। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज गति से जा रही है तो वह मोड़ पर वाहन के फिसलने लगेगी। यहाँ पर दोस्तों वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगेगी, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्री बल प्रदान कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यह दोस्तों त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। चलिए यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। चूंकि v बराबर u प्लस ए टी होता है, अर्थात ए टी बराबर v माइनस यू होगा। इस प्रकार इसका जो सूत्र है ये इस प्रकार से होगा, जहाँ पर v कण का अंतिम वेग तथा u कण का प्रारंभिक वेग से घटाएंगे तथा यहाँ पर यह है जो त्वरण है और यहाँ पर t समय है। इस प्रकार से यह इसका जो सही सूत्र है त्वरण ज्ञात करने का दोस्तों ये यही है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।